नमस्कार दोस्तों और बच्चों, मैं डॉक्टर ए ज़हरा आप सबका ज़हरास क्लासेस हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज में से एक पाठ को लेके चलेंगे। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसके रचयिता लेखक हैं स्वयं प्रकाश। और ये पाठ जो है, इस पाठ में नेताजी का चश्मा, इसको स्वयं प्रकाश जी द्वारा खुद लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। और इस प्रस्तुत कहानी में मुख्य किरदार जो है हलदार साहब, वो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और हर 15वें दिन वो एक कस्बे से, एक गांव से गुज़रते हैं और उस कस्बे में उन्हें चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा दिखती है। और वो प्रतिमा में एक कमी होती है, जो कि उस प्रतिमा पे चश्मा नहीं होता। और उस चश्मे को लेके, उस संगमरमर के पुतले पे चश्मे को लेके बहुत कौतूहल है। और इस पाठ के द्वारा ये बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। और इस पाठ में नेताजी के चश्मे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें एक बहुत अच्छे तरीके से कुछ हमें उपदेश, कुछ हमें नई चीज़ों के बारे में और कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है। जो संदेश है वो देशभक्ति का संदेश है। और नेताजी के चश्मे में खुद स्वयं प्रकाश जी ने जो इसमें कहानी को लिखा है, उन्होंने इस कहानी के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि देशभक्ति की भावना जो है वो सभी नागरिकों में होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, चाहे वो किसी भी समाज के तबके को बिलोंग करता हो। हर एक नागरिक में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और इस कहानी में एक सामान्य और साधारण से कैप्टन, जो एक और पात्र है इस कहानी का, चश्मे वाले के माध्यम से इसमें लेखक ने ये बताने की कोशिश की कि देशभक्ति सभी में है और होनी चाहिए, और सभी को अपने अपने हिस्से का, यानी अपने सामर्थ्य अनुसार अपने अपने हिस्से का देश हित में कार्य करना चाहिए। तो इस बहुत खूबसूरत सी कहानी के साथ लेखक ने जो लिखी है नेताजी का चश्मा, इसको हम देखते हैं। और एक बात बता दूं कि ये नेताजी का चश्मा कहानी बहुत सार्थक है। कैरेक्टर जो है या जो कहानी है वो इसके जो टाइटल है उससे बहुत सार्थक है, क्योंकि समय समय पे नेताजी के जो पुतला बना है उस पे चश्मे का जो चेंज होना और उससे लेके हलदार साहब के मन में जो चीज़ें आती हैं उसको बहुत खूबसूरती से इसमें स्वयं प्रकाश जी ने उकेरा है, बहुत अच्छे तरीके से उसको व्यक्त किया है। चलते हैं इनके पात्रों की तरफ। तो इनके मेन कैरेक्टर्स जो पात्र हैं है एक पान वाला, दूसरे मुख्य जो पात्र हैं वो हलदार साहब हैं, और इसमें एक पात्र और है जो कि है कैप्टन, जो कि इस प्रतिमा के चश्मे को हमेशा समय अनुसार, ज़रूरत के अनुसार बदलते रहता है। चलते हैं इस कहानी की तरफ और इसके कुछ कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आपको देती हूँ, जो आपकी किताब में लिखी हुई है। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका में संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो ये छोटा सा एक परिचय है लेखक का,
जिनके बारे में बताया गया है कि उनका जन्म जो था इंदौर में हुआ 1947 में। उनका बहुत सारा हिस्सा जीवन का, जो बचपन और नौकरी का जो हिस्सा है वो राजस्थान में बीता। ये उच्च कोटि के लेखक हैं जिनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इसमें मेंशन की हुई हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, इस तरह की रचनाएं हैं। बेसिक इनकी रचनाओं में इन्होंने जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या भेदभाव के खिलाफ जो स्वर उठते हैं, उसके आधार पे उन्होंने अपनी कहानियों में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया है। तो इसको हम पढ़ते हैं और उम्मीद है कि नेताजी का चश्मा ये कहानी भी बहुत रोचक ढंग से लेखक ने लिखी है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलते हैं हम कहानी की ओर। इसमें लेकिन सबसे पहले कुछ कठिन शब्द आएंगे जो आपके चैप्टर में हैं। उन कठिन शब्दों को मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, जैसे कस्बा यानी छोटा शहर, छोटी जगह, लागत यानी खर्च, देन आपके उहापो यानी क्या करें क्या ना करें की स्थिति यानी कंफ्यूज्ड स्टेट, फिर शासना विधि यानी शासन की अवधि यानी कि जिस समय तक शासन होता है वो समय, टेन्योर, कमसिन यानी कम उम्र का, देन सराहनीय यानी जो प्रशंसा के योग्य हो, जो अप्रिसिएशन के लायक हो, लक्षित करना यानी देखना, फोकस करना, लक्षित यानी फोकस करना, कौतुक यानी आश्चर्य, ठीक है, दुर्दमनीय यानी जिसको दबाना मुश्किल हो, गिराक यानी ग्राहक, किधर यानी किधर, किधर के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है किधर, उधर यानी उधर, तो किधर उधर के लिए किधर उधर यूज हुआ है, आहत यानी घायल, दरकार यानी आवश्यकता, ज़रूरत, द्रवित यानी अभिभूत होना, आवाक यानी बिल्कुल चुप हो जाना, प्रफुल्लता यानी खुशी, एंड हृदय स्थली यानी विशेष महत्व रखने वाला स्थान, ठीक है, जिसके लिए एक विशेष स्थान हो हृदय में, उसको कहते हैं हृदय स्थली, ठीक है। तो ये कुछ कठिन शब्द जो है आपके पाठ में आएंगे, जिसका यहाँ पे मैंने उल्लेख कर दिया है, जिससे आप लिंक कर सकते हैं आगे चैप्टर में। चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। इसको रीडिंग हम करेंगे और एक एक स्लाइड का मैं सार बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। नेताजी का चश्मा। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा है पाठ में शुरुआत में लेखक ने बताया कि जो हमारे मुख्य किरदार हैं, मुख्य पात्र जो हैं, हलदार साहब, वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनका मैं थोड़ा सा चरित्र चित्रण यहाँ पे कर देती हूँ हलदार साहब के बारे में। हलदार साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं इस पाठ के हिसाब से। और इनका जो था, जो ऑफिस का काम होता था, इसमें ये कई बार एक कस्बे से आते जाते थे, और उस कस्बे से आते जाते के दौरान इनको क्या दिखता था, इनको एक प्रतिमा दिखती थी, और उस प्रतिमा पे कुछ कमियां जो होती थी, वो कमियों को, या जो उस प्रतिमा के लगाने के पीछे जो मकसद होता था, उसको वो सराहते थे। और वो हलदार साहब जो थे वो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उन्हें कभी भी किसी के बारे में किसी भी तरह की उपेक्षापूर्ण व्यवहार या बात पसंद नहीं आती थी। किसी के प्रति वो खराब बात सुन नहीं सकते थे, और समाज के हर वर्ग तथा सभी प्रकार के लोगों से उनका व्यवहार जो था वो सभ्य और प्रेम का व्यवहार था।
और वो हमेशा इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा भी करते थे और एक भावुक संवेदनशील स्वभाव के मालिक थे। और इस तरह से वो एक बहुत अच्छे एक बहुत अच्छे चरित्र के, बहुत अच्छे गुणों से लैस व्यक्ति थे, बहुत अच्छे नागरिक थे। तो वो एक कस्बे में आते जाते रहते थे और अपने ऑफिस आने जाने के दौरान एक कस्बे से गुजरते थे, छोटे शहर से गुजरना होता था उनका। और वहाँ छोटे शहर में के नाम पे, मकानों के नाम पे कुछ ही एक मकान, पक्के मकान बोले जा सकते थे। बाज़ार बहुत, एक ही छोटी बाज़ार होती थी, कहने के लिए एक लड़कियों का स्कूल और एक लड़कों का स्कूल था। छोटा सा एक कारखाना भी उसमें था सीमेंट का, और एक दो सिनेमा घर थे जो ओपन एयर थे। यानी अभी आप जो देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सिनेमा घर होते हैं, सिनेमा हॉल के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे ओपन एयर प्रोजेक्टर पे जो सिनेमा दिखाया जाता है उसको आप ओपन एयर सिनेमा घर कह सकते हैं। उस तरह के दो सिनेमा घर थे इस कस्बे में, और एक नगर पालिका। हर शहर में एक नगर पालिका होती है, और उस नगर पालिका में कुछ न कुछ वो कराते रहते थे, नगर पालिका के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं। कभी कोई सड़क बनवा दी, कभी सम्मेलन करा दिया, तो नाना प्रकार के कार्य वो उस छोटे से कस्बे में नगर पालिका के मेंबर्स कराते रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या करा है, नगर पालिका के किसी बोर्ड के या प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया, उस शहर के मेन मार्केट में जो चौराहा था वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की, मार्बल की मूर्ति लगवा दी। और ये उसी मूर्ति के बारे में ये कहानी है, और ये उस मूर्ति के बारे में एक छोटा सा जो एक इवेंट है, छोटा सा एक हिस्सा है जो इस कहानी में नेताजी के चश्मे में बताया गया है। चलते हैं अगले चीज़ की तरफ। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पूरी बात कैसे शुरू हुई कि इस पूरे देश में अच्छे मूर्तिकार की या तो लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, बोर्ड के मेंबर्स को, नगर पालिका के, या तो फिर अच्छी मूर्ति की जो लागत है उसका अनुमान लगाते ही और उनके पास कितना बजट है उसमें अंतर रहा होगा, या फिर कहीं यही सब अटकलों में, उठापटक में, कंफ्यूजन में, उहापोह में या चिट्ठी पत्री लिखने में कहीं ना कहीं समय खत्म हो गया होगा। इसलिए नगर पालिका ने क्या किया कि ये अवसर किसको दिया मूर्ति बनाने का, एक हाई स्कूल, उस कस्बे के जो हाई स्कूल था उसके इकलौते जो ड्राइंग के मास्टर थे, उसको माना गया है मोतीलाल, सपोज की नाम है उनका, उनको ये काम सौंप दिया गया। और मोतीलाल ने ये भी करार किया कि उन्होंने विश्वास दिलाया कि ठीक है, हम इस महीने भर में पूरी मूर्ति बना के आपके सामने रख देंगे। तो इस विश्वास को पाते ही लोगों ने पूरा मूर्ति बनाने का जो काम था, जो जिम्मेदारी थी, वो किसको सौंप दी, वो हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंप दी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे ही मास्टर जी को ये जिम्मेदारी मिली, मास्टर जी ने मूर्ति बना दी। मूर्ति संगमरमर की थी, और मूर्ति का क्या था, 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, जहाँ पे सिर की टोपी से लेके कोट की पहली बटन तक इतने ही स्टैचू, इतनी बड़ी मूर्ति बनानी थी, इसी लेवल तक की।
और मूर्ति बनी भी अच्छी थी। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आयु कम लग रही थी, कम सिन थे, और फौजी वर्दी में मूर्ति बनाई गई थी। और मूर्ति इतनी लुभावनी थी कि उसको देखते ही लोगों को ये लगता था दिल्ली चलो वाले नारे और तुम मुझे खून दो वगैरह इस तरह के नारे याद आने लगते थे लोगों को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सराहनीय काम था। हलदार साहब को ऐसा लगता था कि जिसने भी ये प्रयास किया है बड़ा सराहनीय प्रयास था। और सिर्फ उसमें एक चीज़ की हमेशा कसर खटकती रहती थी, वो थी कि उस मूर्ति में चश्मा जो था वो संगमरमर का नहीं था। यानी जो मूर्ति जिस पूरे मटेरियल की बनी थी उसमें चश्मा जो था उस मटेरियल का नहीं बना था, यानी संगमरमर का नहीं था। यानी फिर चश्मा क्या था? एक सामान्य और सचमुच के, क्या सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि यहाँ पे जो चश्मा जो था वो सच्ची का चश्मा था, यानी मिट्टी का या संगमरमर का बना चश्मा नहीं था, एक नॉर्मल सही का चश्मा था जिसका फ्रेम क्या था? चौड़ा था और काला फ्रेम था जो मूर्ति को पहनाया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित यानी फोकस किया, इस पर बहुत जोर दे के देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो हलदार साहब हमेशा उस कस्बे से गुजरते थे, जब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर नज़र पड़ी तो बड़ा खुश भी हुए, प्रयासों को उन्होंने बहुत सराहा भी कि जिसने भी ये काम किया बड़ा अच्छा किया है। लेकिन साथ में मूर्ति पे जो चश्मा ओरिजिनल नया मतलब सच्ची का चश्मा देखकर उनको थोड़ा सा मज़ा भी आया, कौतुक भरी मुस्कान भी उनके चेहरे पे फैल गई। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मूर्ति तो बड़ी अच्छी बनी है पत्थर की, लेकिन चश्मा जो है वो बिल्कुल रियल है, एकदम नया आइडिया है ये। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय है, कि सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पे हलदार साहब का एक चरित्र दिख रहा है कि वो देशभक्ति पे ज़्यादा यहाँ पे जोर दे रहे हैं। वो उन्होंने ये नहीं देखा कि मूर्ति में क्या कमी है क्या नहीं है, लेकिन किस भावना से उस मूर्ति को बनाया गया और क्या वो भावना सार्थक हो रही है, उस सारी चीज़ों को देख के उन्होंने चीज़ों को सराहा और यहाँ तक भी सोचा कि भाई भावना देशभक्ति की है और चाहे किसी भी तरीके से हो वो दिख रही है, सराहनीय काम है। और नहीं तो आजकल लोग देशभक्ति को मजाक में लेते हैं। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल ही सकती है। तो दोबारा जब उनका वहाँ से गुजरना हुआ तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का जो सब कुछ तो ठीक है लेकिन चश्मा जो है उसका बदला हुआ है। पहले चौड़े मोटे फ्रेम का चौकोर चश्मा था, अब जो तार वाला फ्रेम था और गोल चश्मा था। तो इस तरह से उनको और मज़ा मिली उसमें और उन्होंने फिर एक व्यंग कसा कि भाई अच्छा आइडिया है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे ज़रूर बदल सकती है। तीसरी बार भी जब वो गुजरे तो उन्हें क्या दिखा? तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दरमयी मनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो अब वो कई बार उन्होंने ये चीज़ देखी और उनकी आदत थी कि वो चौराहे पे रुकते थे, मूर्ति को निहारते थे, पान खाते थे। तो इससे बार बार जब चश्मे का फ्रेम चेंज हो रहा है, मूर्ति पे चश्मा चेंज हो रहा है, तो बहुत आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो उन्होंने पान वाले से आखिरकार पूछ ही लिया कि भाई ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हमेशा बदल कैसे जाता है, कौन बदलता है इसको, क्यों बदलता है? तो वो एक्साइटमेंट में आउट ऑफ कंफ्यूजन उन्होंने ये पान वाले से पूछा।
पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन अब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट में हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं, और पान वाले का यहाँ पे किरदार बताया, मोटा काला पान वाला है, बहुत खुश मिजाज है, हमेशा हंसता खिलखिलाता आदमी है। और हवलदार साहब से प्रश्न जब पूछा तो खुद ही आंखों आंखों में हंसने लगा और अपना पेट हिलाते हुए, पान थूकते हुए उसने जवाब दिया कि भाई ये तो कैप्टन ही चेंज करता है चश्मा। क्यों चेंज करता है? उसने रीज़न भी बताया कि जब कोई ग्राहक आता है, क्योंकि कैप्टन के पास थोड़े से चश्मे हैं, और जब कोई ग्राहक आता है और उसे मूर्ति पे लगे हुए जैसा चश्मा चाहिए होता है, तो मूर्ति पे का चश्मा उतार के वो ग्राहक को देता है और उसके बदले वो एक दूसरा चश्मा उस मूर्ति पे लगा देता है। इसके पीछे हवलदार साहब को उस कैप्टन की भावना समझ में आती है। कैप्टन देशभक्त है और कैप्टन को ये लगता है कि सुभाष जी की मूर्ति को बिना चश्मे के कोई ना कोई असुविधा हो रही होगी, इसलिए वो हमेशा समय पे उनके चश्मे को चेंज कर देता है। जो उसकी दुकान में उपलब्ध है उन्हीं फ्रेम्स को लेके वो उस चश्मे को चेंज कर देता है और मूर्ति को कभी बिना चश्मे के नहीं रहने देता। अब क्या हुआ कि जैसे कोई ग्राहक आया वैसे ही उसने फ्रेम बदल के जो उसको ज़रूरत है वो दे के उस पर मूर्ति पे दूसरा फ्रेम लगा देता है। तो लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? तो यहाँ पे हवलदार साहब को तो ये समझ में आ गया कि चश्मा कैसे चेंज होता है, कौन करता है और क्यों करता है, किस भावना से करता है। लेकिन अभी भी उनका कौतूहल बना हुआ है, उनका एक्साइटमेंट बना हुआ है कि आखिर उनके चेहरे पे ओरिजिनल चश्मा क्यों नहीं है, कहाँ गया। तो पान वाला क्या कहता है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो यहाँ पे पान वाले ने फिर उसका जवाब देना उचित समझा। मुंह में पान भर चुका था, दुकान में ग्राहक कम थे, तो उसे फुर्सत से मौका मिला कि वो चीज़ों को बता सके। और फिर उसने अपने मुंह के पान की जो पीक थी उसने नीचे थूकी और मुस्कुराते हुए हवलदार साहब को जवाब देता है कि मास्टर जिसने ये पुतला बनाया है सुभाष जी का, उस पे वो चश्मा बनाना भूल गया है। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा,
या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो यहाँ पे हलदार साहब जब जान जाते हैं कि ये मास्टर बनाना भूल गया, तो उनको समझ में आया कि बिल्कुल ये मूर्ति जो उन्होंने सोची होगी कि किसी स्कूल के अध्यापक ने बनाई है, तो वही उन्होंने ही बनाई होगी। और अच्छी मूर्ति बनाने के चक्कर में 1 महीने में मूर्ति बना के देने का वादा किया होगा, और उस समय पत्थर का चश्मा नहीं बन पाया होगा, कांच वाले जैसी पारदर्शिता नहीं आई होगी, या फिर बन गया होगा, कोशिश की होगी लेकिन असफल रहे होंगे, या एक कुछ और भी कारण हो सकता है कि कुछ बारीकियों के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर सोचा होगा कि पत्थर का चश्मा दोबारा बना के फिट करेंगे, किया भी होगा लेकिन हो सकता है निकल गया हो। तो यहाँ पर पान वाले ने तो इसको मजाक में लिया, लेकिन हलदार साहब ने इसको बहुत संजीदगी से इस मसले को समझा। फिर क्या होता है आगे? हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यहाँ पे उनको फिर से एक्साइटमेंट होती है, फिर से कौतूहल जगता है कि भाई मैं जानूँ तो कि आखिर ये कैप्टन जो है, जो बार बार चश्मे बदलता है, उसका नेताजी से क्या सरोकार है। वो पूछता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला जो है वो क्या नेताजी का साथी था, दोस्त था, या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही। तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो यहाँ पर पान वाला जो है बहुत हल्के मिजाज से बताता है कि नहीं, वो जो है कैप्टन वो तो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा, वो तो पूरा पागल है। और उसी वक्त वो सामने से आता हुआ नज़र आता है, जिसको पान वाला कहता है कि साहब आप जाइए, खुद उसी से बात कर लीजिए, लगे तो कोई फ़ोटो वोटो भी खींच के छपवा दीजिए उसकी। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। तो हलदार साहब ने देखा कि वाकई एक बूढ़ा सा, एक बहुत कमज़ोर सा व्यक्ति जो बिल्कुल मरियल सा था, लंगड़ा आदमी था, वो चला आ रहा था। उसने गांधी टोपी पहन रखी थी, आंखों पे काला चश्मा लगाया था और एक हाथ में एक संदूकची थी, यानी एक जिसको बोलते हैं कि अटैची टाइप का, या एक संदूक था, और दूसरे हाथ में एक बांस इस तरह का जिस पे ढेर सारे चश्मे टंगे हुए थे। वो उस तरह से लेके चल रहा था। तो हलदार साहब को उसकी सिचुएशन दिखी, ओरिजिनल चीज़ दिखी कि भाई उसके पास कोई दुकान भी नहीं है, सिर्फ एक बांस पे चश्मे लगा के वो फेरी लगाता है। और बल्कि वो और उत्साहित होकर ये जानना चाहते थे उस पान वाले से कि इसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका नाम है कैप्टन। लेकिन पान वाले ने उनको इस तरह का एक जेस्चर दिया कि वो उनसे बात अब करने को तैयार नहीं था। और हलदार साहब को भी लगा कि अब उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि उनका ड्राइवर भी बेचैन था जाने के लिए। काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी हलाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कारण क्षण
देने के लिए, ठीक है, कुछ प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। तो यहाँ पे हलदार साहब चले गए, लेकिन 2 साल तक लगातार उस कस्बे से उनका आना जाना गुजरना होता रहा और वो मूर्ति उन्हें दिखती रही। उस मूर्ति पे बदलते चश्मे देखे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी गॉगल्स, कभी धूपी चश्मा, हर तरह के चश्मे उन्होंने देखे। और वो जब भी देखते तो वो चश्मे को देखते और उनको एक खुश होने का मौका, कुछ समय का खुश होने का मौका मिल जाता। वो बहुत खुश होते, प्रफुल्लित होते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह का चश्मा नहीं था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि तो यहाँ पर जब 2 साल तक आते रहे, चश्मा बदलता रहा, खुश होते रहे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब वो उस चौराहे से गुजरे, उस कस्बे से, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पे कोई चश्मा नहीं है। उस समय दुकानें भी बंद थी, बहुत सारी दुकानें बंद थी। अगली बार भी जब वो वहाँ से गुजरे तो देखा चश्मा नहीं है। पान वाले से जब पूछा तो उसने बताया कि अब कैप्टन नहीं है, वो मर चुका है। यहाँ पे हलदार साहब को दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो दुखी होके वो अपनी गाड़ी में बैठ के जीप में चले गए और बार बार यही सोचते रहे कि हमारे देश के युवाओं का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा, जहाँ कितने सारे लोगों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने मुल्क की खातिर, आज़ादी के खातिर घर गृहस्थी, अपने जीवन को होम कर दिया, यानी कि न्योछावर कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उन पे हंसते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। तो इन सब बातों से वो बहुत दुखी हो गए और इस तरह के ख्यालात उनके दिमाग में आए। तो कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो यहाँ पर उनके दिमाग में ये था कि मैं भी कस्बे में घुसूंगा तो अभी वो जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है जो उनके हृदय में जगह कर चुकी थी, वो प्रतिमा, वो ज़रूर वहाँ पे होगी, लेकिन उस प्रतिमा पे चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कारण यही, एक तो पहला कारण था कि मास्टर बनाना भूल गया और दूसरा कारण था कि जो चश्मा लगाता भी था कैप्टन, तो वो कैप्टन मर गया, तो अब लगाने वाला तो कोई है नहीं, किसी में देशभक्ति की भावना है नहीं। तो इस बात से वो दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि आज वो उस कस्बे में, उस जगह पे नहीं रुकेंगे जहाँ वो हमेशा रुकते थे पान खाने के लिए। और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि ना मैम, आप चौराहे से सीधे ले लेना, रुकना नहीं, आज बहुत काम है, हम पान आगे खाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। वो आदत से मजबूर थी, आंखें वहां पे उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर स्टेशन में अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं।
तो यहाँ पर हवलदार साहब जब वहाँ से गुजरे तो मजबूरन उनकी आंखें जो हैं उस मूर्ति पर गई, और मूर्ति को देखने के बाद तुरंत उन्होंने ड्राइवर को बोला रुको, और जैसे ही गाड़ी रुकी वो कूद कर उस मूर्ति के सामने पहुँचे, अटेंशन में खड़े हुए और देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा हुआ है, जैसे किसी बच्चे ने बना के लगाया है। यहाँ पर वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आती हैं। तो इस कहानी से हवलदार साहब ने एक भावना को व्यक्त किया कि देशभक्ति की भावना सभी नागरिकों में होना चाहिए, और यहाँ पे उनको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति में ये भावना छिपी हुई है। पहले वो भावना कैप्टन में थी जो उनको चश्मा पहनाता था, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को, अब बाद में उनके जाने के बाद किसी और ने चश्मा पहनाया, तो इस तरह से उनको इस चीज़ से वो भावुक हुए और उनकी आंखें भर आईं। तो यहाँ पे बच्चों ये बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित किया गया है, और ये भी बताया गया कि ये हर एक व्यक्ति में अपने मुल्क के लिए, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको पढ़िए, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आप बिल्कुल इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरे अगले चैप्टर्स जब अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सहराज क्लासेस हिंदी।